स्टूडेंट्स, चलिए आज एंसेंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उस टाइम पीरियड में मौर्यकालीन प्रशासन कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका आ जाता है। तो मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, जब भी आप बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसके इंट्रोडक्शन वगैरह लिखिए और उसके बाद में उसके बारे में बताइए। तो यहाँ मौर्यकाल के बारे में आपको पता ही है कि मौर्य वंश की या साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, धनानंद को पराजित करके की थी। बड़े साम्राज्य की स्थापना इसके द्वारा की गई है। इसके गुरु का नाम, इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम कौटिल्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। चंद्रगुप्त, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके बड़े में तो आपको ये ही नॉर्मल चीज़ें, आपका प्रशासन कैसा, नागरिक प्रबंध कैसा है, राजा कैसा है, सैनिक प्रशासन कैसा है, न्याय व्यवस्था कैसी है, वो सब कुछ बताना होता है। उसके साथ कुछ अगर छोटे क्वेश्चन यहाँ होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं आपके, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई। वैसे भी जब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ से आपका कौटिल्य या अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज या इंडिका आपका यहाँ से आ जाता है। कई बार विशाखादत्त या मुद्रा राक्षस आपका यहाँ से आ जाता है। एक आध बार जैसे अशोका है, कलिंग युद्ध है, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो प्रशासन में सबसे पहले आपका क्या है, नागरिक प्रबंध कैसा था। हर जो हेल्पिंग बुक होती है उसमें पॉइंट इधर उधर होते हैं, लेकिन नॉर्मल आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। प्रशासन में वही सारी चीज़ें होती हैं, सैनिक प्रबंध है या राजा है या प्रांतीय प्रबंध है, केंद्रीय प्रबंध है। तो केंद्रीय शासन प्रबंध के बारे में बात कर रखी है। सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो केंद्रीय शासन प्रबंध में सबसे पहले क्या है, राजा है। तो राजा, जब भी हम राजा या किंग के बारे में बात करते हैं किसी भी उसमें, जैसे मिडवेल की करें या एंसेंट की करें, तो इस टाइम पीरियड में या कभी भी राजा क्या है, शक्तिशाली है, सर्वे सर्वा है, सारी शक्तियाँ उसके पास हैं। और इस टाइम पीरियड में मौर्य काल की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत हर साम्राज्य में अंतर था भाई। तो गद्दी पर क्या है, पैतृक अधिकार होता था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, शक्तिशाली है। उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए हैं, अशोक तक और उसके बाद भी कुछ क्या थे, शक्तिशाली थे, सारी शक्तियाँ उसके पास थी। तानाशाह नहीं थे, मतलब जनता को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास नहीं करते थे, जनता की भलाई के लिए काम भी वो करते थे भी। सारे कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम भी राजा का है। प्रमुख सेनापति भी वो है, प्रमुख न्यायाधीश भी वो है। तो ये राजा है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो है मंत्रिपरिषद। देखिए, जब भी आप बात करते हैं, राजा है, शक्तिशाली है, लेकिन राजा अकेला पूरे प्रशासन को नहीं देख सकता, तो उसने क्या कर रखा, अपनी सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है, मंत्रिपरिषद जिसको कहा जाता है। आज भी अगर वर्तमान समय में आप देखो किसी भी गवर्नमेंट के बारे में, तो जो भी मेन लीडर है वो भी क्या करता है, अलग अलग विभाग बना देता है और वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं पूरे प्रशासन को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो हमने मंत्रिपरिषद के बारे में जो चीज़ें अभी बताई कि मंत्रिपरिषद राजा की हेल्प करेगी, उसकी सहायता करे, कोई नियुक्ति करनी है, कोई विद्रोहांत करना है, सेना को देखना है, न्याय प्रबंध को देखना है, विदेशी जो भी मामले हैं उसको देखना है। तो यहाँ कौन कौन से अधिकारी थे मौर्य काल में जो राजा की सहायता करते थे, उसके बारे में हमने यहाँ बता रखा है भाई। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रमुख अधिकारी है राजा के बाद में, प्रधानमंत्री है, प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर वो नियंत्रण रखता है, राजा की सहायता वो करता है भाई। तो यहाँ उसके बाद पुरोहित है जो धार्मिक मामलों में राजा की सहायता करता है। सेनापति है, सेना का मुखिया होता है। सन्निधाता है, ये राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष। ये भाई आपका ऐसा क्वेश्चन है, ये कुछ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। तो सन्निधाता पूछा जाता है कौन से विभाग से संबंधित है या उसका काम क्या है, तो ये कोषाध्यक्ष है। समाहर्ता का भी पूछा जाता है भाई आपसे। तो समाहर्ता क्या है, कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी है आपका। यहाँ देखिएगा कई बार आपका 2 नंबर में क्या होता है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है, अमात्य। ये न्याय और प्रशासकीय मंत्री है भाई, प्रशासन से संबंधित जो काम करता है वो मंत्री है, अमात्य है। हर टाइम पीरियड में, जैसे अभी मौर्य काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धना का टाइम पीरियड है, उसमें थोड़ा बहुत अमात्य का काम जो है वो चेंज हो जाता है भाई।
फिर दुर्गपाल है। तो इसमें से ये 3 आपके क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। दुर्गपाल क्या करता है, जो किले हैं, दुर्ग हैं, उनकी रक्षा का काम इसके द्वारा किया जाता है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमने यहाँ कुछ जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में बात कर रखी है। उसके अलावा द्वारिक है, कर्मांतिक है, कारखानों का अधिकारी, राजमहल का मंत्री है, ये भी है। जरूरी नहीं जब बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको A to Z सारे के सारे मंत्रिपरिषद के अधिकारी बताने, कुछ जो आपको याद हो जाते हैं वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौर्यकालीन नौकरशाही, मतलब अन्य जो अधिकारी गण थे जो सहायता करते हैं, विभागों को संभालते हैं, वो कौन कौन से थे। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो महामात्र या अमात्य या तीर्थ इनको कह करके पुकारा जाता था, प्रशासन के विभिन्न जो अधिकारी हैं उनके विभागों के प्रमुख जो हैं उनको भाई। तो ये कौन कौन से थे। अब यहाँ सबसे पहले बात करें हम, कोषाध्यक्ष जो खजाने का अधिकारी होता था उसको कहा जाता था भाई। उसके अलावा अक्षपटला अध्यक्ष है भाई, ये लेखा विभाग का प्रधान है। ये बड़े लेवल के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा गया है भाई, आया हुआ था आपका अक्षपटलाध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान। खानाध्यक्ष खानों का प्रमुख था, मतलब जो लोहे की खाने वगैरह थी उसका प्रमुख है। स्वर्णाध्यक्ष है, ये आभूषणों का प्रमुख था भाई। और शुल्काध्यक्ष है, शुल्क वसूली का प्रमुख अधिकारी है। सीताध्यक्ष राजकीय जो भूमि है उसका प्रमुख अधिकारी है। लक्षणाध्यक्ष क्या है, ये मुद्रा व्यवस्था का प्रधान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अब देखिए हिस्ट्री के जो भी आप पेपर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो कोई बाहर से नहीं आते। आप जो 6 से लेकर के आप 10-12 तक पढ़ते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, फिर आप MA वगैरह में पढ़ते हैं, चीज़ें तो सारी वही है ना, कुछ एक चीज़ें अलग आ जाती है, बाकी तो इसी में से आता है। तो जब भी आप कोई भी आप अपनी तैयारी करते हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, PG कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में क्या है, आपको बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए भाई। नेक्स्ट करते हैं भाई, ये है प्रांतीय प्रबंध। हमारा जो नगर प्रबंध वगैरह केंद्र सरकार थी, राजा था, मंत्री परिषद थी, वो सारी चीज़ें हो गई। अब प्रांतीय प्रबंध कर लेते हैं। तो कई बार यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य काल में कितने प्रांत थे। एक क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में कितने प्रांत थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में 4 प्रांत थे भाई, और उनके नाम क्या है, और कई बार इनकी राजधानियां भी पूछ ली जाती है। तो मगध प्रमुख प्रांत था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। दूसरा प्रांत है उत्तर पश्चिमी प्रांत गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी प्रांत इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। अब यहाँ क्या है, 4 प्रांत है, लेकिन अशोका ने क्या किया था अपने टाइम पीरियड में, सिर्फ एक उसने युद्ध किया था, कलिंग का। कलिंग कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में, उड़ीसा में। तो यहाँ उसने क्या किया, कलिंग युद्ध करके। अब ये कलिंग युद्ध का टाइम पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। तो यहाँ कलिंग युद्ध करके उसने क्या किया, कलिंग को जीत लिया और उसको अपना 5वां प्रांत बनाया, मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत। और इसकी राजधानी भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसकी राजधानी तोशाली थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं भाई, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल 2-4 आपको याद हो जाए वो बता सकते हो, लेकिन वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। प्रांत के प्रमुख अधिकारियों को कुमार कहा जाता था। प्राय जो राजकुमार होते थे, राजा के जो बेटे होते थे, वो क्या थे, प्रांत के अधिकारी, उनको बना दिया जाता था भाई। उसके बाद अब ये देखिए, प्रांत के अधिकारी का प्रमुख काम क्या है। प्रांत का प्रमुख अधिकारी प्रांत में जितनी सुरक्षा का काम है, विद्रोह का अंत करने का काम है, शांति स्थापित करने का काम है, अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम है, वो सब कौन करेगा, ये प्रांत का प्रमुख अधिकारी करेगा भाई। नेक्स्ट अपना है जिला प्रबंध। तो जिले प्रबंध के बारे में बात करें, अब प्रांतीय प्रबंध अपना हो गया है, तो आगे उसको क्या है, केंद्र सरकार है, उसके बाद प्रांत है, उसके बाद जिला है। तो ये मौर्य शासकों ने क्या कर रखा था, बहुत प्रांतों को आगे जिलों में विभक्त कर रखा था। जिले को जनपद, अलग अलग नाम देखिए आपको बुक में मिल जाते हैं। जिले को क्या कहा जाता था, जिले का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। जिले का प्रमुख काम जो देखना है, शांति स्थापित करना है, विद्रोह का अंत करना है, वो सब कुछ इसका था। और उसकी सहायता के लिए राजुक और युक्त नामक 2 अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर रखे थे भाई, प्रादेशिक की सहायता के लिए। तो राजुक का काम क्या है, कृषि भूमि का सर्वेक्षण करना और उसका भू राजस्व निर्धारित करना। युक्त का काम क्या है, लेखाधिकारी के रूप में काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के दोनों आपके, ये भी और ये भी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। राजुक है
युक्त है। कई बार ये भी पूछा जाता है कौन से नए अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी, या इनका काम पूछ लिया जाता है, दोनों अधिकारी अलग अलग कि काम क्या करते थे, तो वो काम आपका यहाँ बता रखा है भाई। तो ये आपका जिला प्रबंध हो गया। ये देखिए हमने बस आपको समरी टाइप में छोटे पॉइंट बता रखे हैं, आप इसको अपने आप ही बड़ा डिफाइन कर सकते हो, और इसमें से 8-10 लाइनें इस पॉइंट की कहीं नहीं गई अगर उसको अच्छे से बनाओगे तो। नेक्स्ट है नगरों का प्रबंध भी। आगे क्या है, जिले नगरों में बटे हुए थे, और नगर जैसे बड़े बड़े नगर हैं, अब उन नगरों में क्या है, बड़े नगरों की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे संभालेंगे। उन नगरों में क्या कर रखा है, प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है जिसको नगराध्यक्ष कहा जाता है, और उसकी सहायता के लिए 30 सदस्यों की समिति नियुक्त कर रखी है। 5 अलग अलग व्यक्ति हैं, 6 विभाग बना रखे हैं। वो कौन कौन सी है, शिल्पकला। अब ये क्या है, सारा बनाने का जो काम है, शिल्प का जो काम है, वो समिति देखेगी। विदेश किससे संधि करनी है, समझौते करने हैं, युद्ध कैसे करना है, वो सारा काम ये देखेगी। जनगणना की एक समिति बना रखी थी, एक व्यापार की समिति, एक उद्योग की समिति, एक कर समिति। तो नगरों का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था, अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है, समितियाँ बना रखी हैं, वो अपना अलग अलग विभाग का काम यहाँ कर रही हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम स्थानीय प्रबंध। तो मौर्य साम्राज्य में आगे क्या था, प्रशासन में स्थानीय प्रबंध, जिले के बाद फिर नगरों का, नगरों के बाद क्या है स्थानीय प्रबंध में जनपदों में, आगे उसको आगे गांव में उसको विभक्त कर रखा है। प्रत्येक जिले हैं भाई, कई कई गांव इसमें इकट्ठा हैं, और गोप और स्थानिक नामक क्या है अधिकारी हैं जो कुछ संयुक्त गांव के प्रमुख होते थे। अब यहाँ गोप का काम क्या है, भूमि और कृषि से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखने का काम इसका गोप का है। स्थानिक का काम क्या है, भूमि का लगान इकट्ठा करना। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट हैं भाई, कई बार इनसे मैचिंग क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये देखिए मैं जो यहाँ इंपॉर्टेंट करके आपको बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बता रही हूँ। आज नहीं तो कल आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो जीके आपकी वहाँ आएगी, तो हिस्ट्री भी वहाँ आपकी होगी ही होगी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे तैयार कर सकते हो, बड़े क्वेश्चन में से छोटे क्वेश्चन अपने आप निकल करके आ जाएंगे अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो। फिर है गाँव का मुखिया जो होता था वो ग्रामीण कहलाता था भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय प्रबंध के बाद है वित्तीय प्रबंध भाई। तो वित्तीय प्रबंध में है आपका जो प्रशासन से संबंधित मेन जो थे केंद्र है, फिर प्रांत है, फिर आपके ज़िले हैं, ज़िलों को आगे फिर नगर हैं, फिर गांव का है। अब यहाँ वित्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो भू राजस्व है सबसे पहले आय का प्रमुख साधन, और 2 प्रकार की भूमि होती थी। एक तो क्या है जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में होती थी, जिससे वो जो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसको सीता कर कह करके पुकारा जाता था अभी। दूसरा भाग भूमि का वो होता था जो कृषक खुद की, जिनकी खुद की भूमि होती थी और वो भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, उसको भाग कहा जाता था। तो ये यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य काल में जो भूमि कर होता था उसको क्या नाम दिया गया था, तो भूमि कर को भाग कहा जाता था भाई। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन वो और भी इम्पोर्टेंट है भाई, पूछा जाता है मौर्य काल में भू राजस्व या भूमि कर कितना था। ये आपके सिर्फ मौर्य काल का नहीं, सबका पूछ लिया जाते हैं आपसे ये, और जो उस टाइम पीरियड के साम्राज्य थे या वंश थे उन सब का पूछा जाता है। तो मौर्य काल का कितना था, 1/6 से 1/4 भाग था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। तो वित्तीय प्रबंध में बताना क्या होता है, भू राजस्व क्या है, भूमि कैसी है, कितने प्रकार की है, कर कैसे लिया जाता है, कितना लिया जाता है, वो सब कुछ आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा आय के अन्य साधन कौन कौन से थे। तो यहाँ देखिए भूमि कर तो हो गया, भू राजस्व तो हो गया, उसके अलावा क्या है, जैसे व्यापारियों से बिक्री कर लेना है, सिंचाई कर लेना है, व्यवसाय कर लेना है, चारागाह कर लेना है, सड़क कर है या पशु कर है, नमक कर है, ये सारे आय के साधन है। अभी आय तो हो गई, चलो अब ये आय को व्यय कहाँ कर रहे हैं, कहाँ लगाया जाता है राजा के द्वारा। तो साम्राज्य को संभालना है, परिवार का खर्च जो है, प्रजा की भलाई के लिए काम करना है, सड़कें बनवाना है, सिंचाई का काम करना है, शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, तो यहाँ सब खर्च ये किया जाता था। तो वित्तीय प्रबंध को आप अलग अलग ऐसे पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है वित्तीय प्रबंध में भू राजस्व भी एक पैराग्राफ में बता दिया, फिर आय और व्यय आपने बता दी भाई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी, गुप्तचर प्रबंध कैसा था मौर्य काल में। तो अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मौर्य काल में गुप्तचर प्रबंध बहुत अच्छा था भी, और किसी भी राजा को अपने प्रशासन में शांति स्थापित करने के लिए गुप्तचर प्रबंध अच्छा
होना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक षड्यंत्रों का या दूर दराज की जो स्थिति है उसका नहीं पता चलेगा तो कैसे अच्छे से शांति स्थापित हो सकती है। तो गुप्तचर प्रबंध अच्छा था। और इस टाइम पीरियड में गुप्तचर भी क्या है, कौटिल्य के उसने क्या कर रखा था, प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वो काम करते थे। तो उन्होंने अलग अलग जगह पर गुप्तचर भेज रखे थे। कुछ क्या थे, गृहस्थ जीवन जी के और वहीं बस जाते थे और सारी सूचनाएं राजा तक पहुंचाते रहते थे। और कुछ ऐसे थे एक जगह से दूसरी जगह वेश बदल करके घूमते रहते थे। तो यहाँ 2 वर्ग थे मौर्य काल में भाई, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 नंबर में आ भी सकता है, नहीं कम ही आता है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मौर्य काल में जो गुप्तचर थे उनको क्या नाम दिया जाता है? एक संस्था है भाई, संस्था जो एक स्थान पर रह करके काम करते थे, सूचनाएं इकट्ठा करते थे और राजा तक भिजवाते थे। और दूसरे प्रकार के होते थे संचार, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुप्तचर प्रबंध के अलावा न्याय प्रबंध कैसा था गुप्त काल में, मौर्य काल में। तो न्याय प्रबंध के बारे में बात करें तो प्रमुख जो न्यायाधीश है वो राजा है, राजा का खुद का न्यायालय है। जब जो न्यायालय स्थापित कर रखे हैं वहाँ अच्छे से न्याय नहीं मिलता है तो राजा अंतिम न्याय कौन करता है? राजा करता है। और अन्य न्यायालय जो हैं सबसे मतलब गांव से लेकर के ऊपर केंद्र सरकार तक न्यायालय स्थापित कर रखे थे। तो गांव में सबसे छोटे क्या है, जो पंचायतें वगैरह होती थी वो होता था। 2 गांव के न्यायालय को जनपद संधि, 8 गांव के न्यायालय को संग्रहण, और 400 गांव के न्यायालय को द्रोणमुख, और 800 गांव के न्यायालय को स्थानीय कह करके पुकारा जाता था। आपके यहाँ पे ये दोनों तीनों जो हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लेवल का जब हिस्ट्री का कोई एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग क्वेश्चन आते हैं कि ये न्यायालय कौन सा था। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए भाई। उसके अलावा मौर्य काल में न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। एक तो दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय है, उसको धर्मस्थीय कह करके पुकारा जाता था। फौजदारी मामलों से जो न्यायालय संबंधित है उसको कंटक शोधन कह करके पुकारा जाता था। ये आपके दोनों प्रकार के, कोई जैसे विवाह से संबंधित मुद्दे हैं, कोई भूमि से संबंधित मुद्दे हैं, तो न्यायालय क्या है अलग अलग तरीके से बांट रखा था उनको। उसके अलावा लास्ट जो लाइन आपकी है मौर्य काल में, अगर कोई बहुत बड़ा अपराध करता था तो उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था भाई। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जब भी जिस भी पॉइंट को आपको याद करना है उसको आप ऐसे लिख करके याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता था कि मृत्युदंड प्राचीन भारतीय इतिहास में मृत्युदंड किस साम्राज्य के, ऐसा नहीं इसी में था, उसके बाद भी थे, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट होकर के आता है। 2 3 4 दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, उसमें आपका ये मौर्य काल का है, इसमें मृत्युदंड की व्यवस्था थी भाई। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है सैनिक प्रशासन। अब देखिए कोई भी राजा है अपने साम्राज्य का उसको विस्तार करना है, क्योंकि इससे पहले आप देखोगे मौर्य काल साम्राज्य से पहले क्या छोटे छोटे महाजनपद थे और अलग अलग अपना काम करते थे, लड़ाई झगड़े करते रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सबको इकट्ठा करके और भारत में क्या है अपना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया है। तो साम्राज्य स्थापित करने के लिए सेना चाहिए, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में क्या सेना बहुत बड़ी थी। और प्लिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में बता रखा। कई बार ये डेफिनेशन या ये सेना का जो आंकड़ा है ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने बताया और किसके बारे में बताया है। तो इसके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे वे। अब यहाँ सेना का जो अधिकारी है उनका वेतन भी बता रखा है। सेनापति को 48,000 पन है, इसको इतने हैं, इसको इतने हैं। और पन क्या है, चांदी का सिक्का है और ये राज की मुद्रा थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार आपका 2 नंबर में पण आ जाता है। और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है आपसे पण कौन सी धातु का सिक्का था। तो पण क्या है, चांदी का सिक्का था। और मौर्य काल में ये राज की मुद्रा थी, जो वर्तमान समय में जैसे अपने यहाँ रुपए है। अब एक और हमने यहाँ आंकड़ा दे रखा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे आंकड़े याद होने चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपको इसमें से याद हो जाए प्रशासन में से वो आप बता सकते हो, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ देने का प्रयास किया है भाई। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा जो वेतन है वो कितना था, सबसे छोटा जो वेतन है वो कितना था, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 48,000 पण सबसे बड़ा वेतन था और सबसे छोटा जो वेतन जो दिया जाता था वो 60 पण का होता था भाई। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सैनिक प्रशासन के बारे में ही। मौर्य का साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, सामरिक महत्व के लिए अच्छे अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध कर रखा था, दुर्गों का निर्माण कर रखा था और बड़े बड़े दुर्ग बनाए जाते थे। सीमांतक क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए अंतपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी थी और भीतरी भागों में जो दुर्गों की सुरक्षा करता था उसको दुर्गपाल कह करके पुकारा जाता था। सैनिकों के लिए कारखानों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने उस टाइम पीरियड में अपने अर्थशास्त्र में क्या है, युद्ध बता रखे कि कौन कौन से युद्ध होते हैं। प्रकाश युद्ध होता है जो खुले मैदान में लड़ा जाता है, कूट युद्ध होता है जो कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाता है, और तर्शनी जो युद्ध होता है वो शीत युद्ध होता है। तो ये क्या है, आप जब सैनिक प्रबंध करते हो तो सेना कितनी बड़ी है वो बता दिया, वेतन कैसे दिया जाता है वो बता दिया, दुर्ग कैसे थे, कैसी सेना रखी जाती थी, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वेतन कैसा था, युद्ध नीति कैसी थी, कितने प्रकार के युद्ध होते थे। इनमें से कोई भी आप 2-3 पॉइंट बता सकते हो। मेगास्थनीज आपको पता ही, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में उसके दरबार में ये रहा है कुछ टाइम पीरियड तक। सेलुकस का राजदूत ये था और इसने यहाँ इसको भेज रखा था। तो दरबार में उसने जो भी देखा चंद्रगुप्त मौर्य के, वो अपनी पुस्तक इंडिका में उसने बताया है। तो उसने बताया कि उसका सेना का प्रबंध करने के लिए भी यहाँ 30 सदस्यों की समितियाँ बना रखी थी भाई। 6 समितियाँ बनी हुई थी 5-5 सदस्यों की। तो ये सेना से संबंधित जो भी काम है, चाहे वो घुड़सवार सेना का, हाथी सेना का, सब सैनिकों को नियुक्ति करनी है, प्रशिक्षण देना, अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करना, वो सारा काम ये समिति करती थी भाई। तो ये आपका सैनिक प्रबंध हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भाई आपका पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने देखिए, जब आप क्वेश्चन को वैसे देखते हो तो बहुत पॉइंट दिखते हैं, कई पेज दिखते हैं, लेकिन उसको जब समरी में ऐसे करके आप तैयार करते हो तो बड़ी आसानी से वो आपका तैयार हो जाता है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करो।